हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2025 की शुरुआत तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 90 करोड़ पार हो चुकी है। भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य ने भी पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट के बेसिस पर कहा था कि भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट बन गया है। इंडिया हर सेक्टर की तरह इस सेक्टर में भी एक बड़ा कस्टमर बेस बनकर उभर रही है। आज भारत के हर कोने में आपको स्मार्टफोन चलाते हुए लोग दिख जाएंगे। इंटरनेट और वाईफाई की फैसिलिटी के बढ़ जाने से आज हर कोई इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन रहा है। हम रोज सिर्फ एक क्लिक में इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं और चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं। पर यहाँ एक बात गौर करने वाली है, वो ये कि इस बढ़ती हुई इंटरनेट यूजर्स की संख्या में ज्यादातर लोग मेट्रो सिटीज, स्मार्ट सिटीज और ऐसे इलाकों से हैं जहां इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटीज पहले से ही अवेलेबल है। लेकिन दूर दराज के इलाकों में यानी कि ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी बेसिक लेवल के इंटरनेट की राह देख रहे हैं, क्योंकि शहरों में जियो और एयरटेल जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने 5G और फाइबर ब्रॉडबैंड के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया है। घर के अंदर सिग्नल भले ही थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता हो, लेकिन बाहर बहुत बढ़िया नेटवर्क मिलता है। लेकिन गांवों और दूरदराज के इलाकों में लोग आज भी कभी मोबाइल टावर के पास जाकर कॉल करते हैं तो कभी हिल टॉप्स पर चढ़कर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। अगर आप भी कभी ऐसे इलाकों में घूमने के पर्पज से गए हो तो आपका भी जरूर यही एक्सपीरियंस रहा होगा। ये कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक जजमेंट में कहा था, ये जजमेंट था अनुराधा भासीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो 2020 में हुआ था। तब कहा गया था कि राइट टू इंटरनेट भी एक फंडामेंटल राइट है और किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। यही वजह है कि भारत सरकार इन एक्सेसिबल एरियाज में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार करने की कोशिश कर रही है। और मार्केट पर्सपेक्टिव से भी ये कहा जा सकता है कि इन एरियाज में जहां एक बहुत बड़ी आबादी रह रही है, वहां अनटैप्ड पोटेंशियल को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में स्टारलिंक की भारत में एंट्री हो रही है। सवाल भी है कि क्या इंटरनेट का ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन स्टारलिंक के जरिए सोल्व हो सकता है। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, जो कहीं भी कभी भी हाई स्पीड इंटरनेट बिना किसी टावर के देने की बात करती है, अब उसी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए ऑफिशियल इजाजत मिल चुकी है। इससे उम्मीद है कि अब तक डिजिटल दुनिया से कटे हुए इलाकों में प्रॉपर इंटरनेट सर्विस मिल पाएगी। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि आखिर स्टारलिंक इंडिया में क्या करने वाली है, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी और सबसे बड़ा सवाल कि क्या स्टारलिंक बाकी ब्रॉडबैंड कंपनियों को भी टक्कर दे पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंटरनेट की करंट सिचुएशन से, या यूं कहें कि इंडिया में डिजिटल कनेक्टिविटी का क्या हाल चल रहा है। शहरों में लगभग सभी जगह पर 5G आ चुका है, पर प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम बात करते हैं रिमोट एरियाज की। सवाल है वहां इंटरनेट अब तक क्यों नहीं पहुंच पाया। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है ताकि स्टारलिंक की इंपॉर्टेंस को समझा जा सके। अभी तक इंडिया में इंटरनेट देने के 3 तरीके हैं। पहला है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, यानी सरकार ने भारत नेट जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए विलेज लेवल तक फाइबर पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा दूसरा है तरीका मोबाइल नेटवर्क। जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों ने 2G से लेकर 5G तक डेटा सर्विसेज का विस्तार इन्हीं नेटवर्क टावर्स के थ्रू किया है, लेकिन वीक सिग्नल और स्लो डेटा स्पीड जैसी प्रॉब्लम्स इसमें बनी रहती है। इसके अलावा तीसरा भी एक और ऑप्शन है जिसे कहते हैं सैटेलाइट इंटरनेट, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड है। अभी तक इसे सिर्फ डिफेंस, वेदर मॉनिटरिंग और कुछ खास गवर्नमेंट एजेंसीज तक रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। आम लोगों के लिए ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन भारत जितना बड़ा है उतनी ही कॉम्प्लेक्स उसकी जियोग्राफी भी है। एक तरफ लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के डेंस फॉरेस्ट हैं। अंडमान निकोबार जैसे द्वीप और राजस्थान के रेगिस्तान या कच्छ का रण, ये सब आइसोलेटेड इलाके हैं। इन जगहों पर फाइबर केबल्स का बिछाना या मोबाइल टावर्स इंस्टॉल करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है, यानी कि ना तो रेगुलर बिजली होती है और ना ही पक्की सड़कें। अब जब टावर लगाने के लिए प्रॉपर पावर बैकअप, स्टेबल नेटवर्क या लोकल मेंटेनेंस स्टाफ ही नहीं है, तो ऐसे में सर्विस दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रिमोट एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है। मतलब ये कि कम लोग
यानी कि कम यूजर बेस। तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए वहां इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑलमोस्ट कम होता है और इसलिए प्राइवेट कंपनीज ऐसी जगहों में नेटवर्क बढ़ाने से कतराती हैं। ऊपर से अगर मौसम बिगड़ जाए, जैसे बर्फबारी हो जाए, तूफान आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, तो जो थोड़ा बहुत भी नेटवर्क होता है वो टूट जाता है क्योंकि टावर्स गिर जाते हैं। इन कंडीशंस में स्टारलिंक की यूटिलिटी को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि यह सेटअप ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता ही नहीं है। इसलिए दूसरी टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में ये बेहतर सर्विस और लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकेगा। इसलिए अब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की स्टारलिंक ऑफिशियली इंडिया में काम करने वाली है। हालांकि भारत सरकार से प्रॉपर लाइसेंस लिए बिना ही 2021 में स्टारलिंक ने भारत में प्री ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया था और तब इसी वजह से इस पर रोक भी लगाई गई थी। लेकिन अब 31 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से जियो और वनवेब के बाद इसे सैटेलाइट इंटरनेट देने का लाइसेंस मिल चुका है, जो आम जनता के लिए भी होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्दी ही स्टारलिंक टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी, पर आपको ये समझना होगा कि आखिर स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक को आप आसान भाषा में कुछ ऐसे समझिए कि जैसे अब तक हम इंटरनेट के लिए जमीन पर लगे टावर्स या केबल्स पर डिपेंडेंट थे, लेकिन स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है जो जमीन से नहीं बल्कि स्पेस में कॉन्स्टलेशंस बेस्ड सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट सेवाएं दे सकेगा। स्टारलिंक की वेबसाइट पर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है। इसके लिए धरती के चारों तरफ हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, जिन्हें एलईओ सैटेलाइट्स कहते हैं, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ये धरती से सिर्फ 500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से काफी पास होते हैं। अब क्योंकि ये सैटेलाइट बहुत पास होते हैं, इसलिए डेटा ट्रांसमिशन बहुत ही जल्दी होगा और लेटेंसी यानी कि डिले बहुत कम हो जाएगा। इन सर्विसेज को लोगों तक एक सेटअप के जरिए पहुंचाया जाएगा, जिसमें आपके पास एक छोटी सी स्टारलिंक डिश होगी, एक पावर सप्लाई होगा और एक वाईफाई राउटर। ये डिश पहले की तरह कोई बड़ी छतरी सिस्टम जैसा नहीं है, बल्कि रिलेटिवली कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होता है। आप इसे घर पर यूज कर सकते हैं, ट्रक या जहाज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब तो कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस भी स्टारलिंक इंटरनेट ऑन बोर्ड यूज कर रही है। ये डिश सीधे स्टारलिंक सैटेलाइट से कनेक्ट होती है, वो सैटेलाइट सिग्नल भेजता है, डिश उसे कैप्चर करती है और राउटर के जरिए आपके घर में वाईफाई नेटवर्क बना देती है। अगर स्पीड की बात करें तो स्टारलिंक अभी दुनिया के कई देशों में यूज हो रहा है। वहां पर यूजर्स को 50 Mbps से लेकर 250 Mbps तक की स्पीड मिल रही है। लेटेंसी यानी कि डेटा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में लगने वाला समय भी बहुत कम है, यानी यही कोई 20 से 40 मिलीसेकंड्स, जो वीडियो कॉलिंग या गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। पर ये सब जो खास बात स्टारलिंक के बारे में बताई जा रही है, उससे लगता है कि इसकी कीमत ज़्यादा होने वाली है। डोमेन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जियो और एयरटेल जैसे कंपनीज की तुलना में स्टारलिंक की सर्विसेज कंपैरेटिवली महंगी हो सकती है। यूँ तो अभी तक इस कंपनी ने इंडिया के लिए कोई ऑफिशियल प्लान अनाउंस नहीं किया है, लेकिन यूएस और यूरोप में स्टारलिंक के जो प्लान्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। वहाँ यूजर्स को हर महीने करीब 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक देना पड़ता है और सिर्फ एक बार का हार्डवेयर किट यानी कि डिश प्लस राउटर का खर्च ही 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये के बीच में आता है। अब जाहिर है कि ये प्राइस भारत जैसे प्राइम सेंसिटिव मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि स्टारलिंक की किट इंडिया में 33,000 रुपये से लेकर 37,000 रुपये के बीच में पड़ सकती है और मंथली सब्सक्रिप्शन की शुरुआत 3,000 रुपये के आसपास होगी। लेकिन हम अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम आपको ये ज़रूर समझाएंगे कि आखिर ये सर्विस इतनी महंगी क्यों होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टारलिंक की कनेक्टिविटी सीधा सैटेलाइट से आती है और ये सैटेलाइट भी कोई 2-4 नहीं होते बल्कि हजारों की संख्या में होते हैं जो धरती को कवर करते हैं। इसी वजह से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ इंडिया में अर्बन में तो जियो और एयरटेल के अल्ट्रा फास्ट और सस्ते प्लान्स हैं, लेकिन रिमोट एरियाज में स्टारलिंक एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसलिए सरकार और कंपनी दोनों इसको रूरल कनेक्टिविटी सॉल्यूशन के तौर पर प्राइसिंग में देखना चाहेगी कि क्या इसे और सस्ता किया जा सकता है या नहीं। अगर कोई सरकार की तरफ से सब्सिडी या फिर CSR फंड मिल जाए तो इसकी जो कीमत है वो और भी कम हो सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। इससे ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट लर्निंग मुमकिन हो पाएगी। गांव के बच्चे भी अब वीडियो कॉल पर पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही इंटरनेट के जरिए लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर पाएंगे
ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और डिजिटल स्किल सीखकर नए मौके अपने लिए बना सकेंगे। वहीं हेल्थ केयर की बात करें तो स्टारलिंक रिमोट इलाकों में टेलीमेडिसिन को आसान बना देगा। यानी अगर किसी गांव में डॉक्टर नहीं है तो लोग इंटरनेट के जरिए देश के किसी भी कोने में बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे। खेती बाड़ी में भी हेल्प हो सकेगी, क्योंकि हो सकता है कि इससे वेदर प्रेडिक्शंस, सॉइल इंफॉर्मेशन और स्मार्ट फार्मिंग टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और नुकसान कम से कम होगा। यहाँ तक कि जब भूकंप, बाढ़ या तूफान जैसे हालात होते हैं जहाँ बाकी नेटवर्क फेल हो जाते हैं, तब सैटेलाइट सर्विस काम कर सकती है। इसके रेस्क्यू ऑपरेशंस तेज होंगे और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। इतना ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी टूरिज्म और लोकल बिजनेस को भी बढ़ावा दे सकती है। अब लोग उन जगहों पर भी ट्रैवल के बारे में सोच सकते हैं जहां पहले नेटवर्क की वजह से जाने में झिझक होती थी। अच्छा इंटरनेट मिलने से होम स्टे, कैफे और लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स भी ऑनलाइन आ सकेंगे, जिससे कमाई के नए रास्ते खुल पाएंगे। पर अगर ये पूरी तरह से इंडियन मार्केट में आ जाता है तो इससे ऑलरेडी मार्केट में मौजूद जियो, एयरटेल या ऐसी और सर्विसेज देने वाली कंपनियों का क्या होगा? इस सवाल का जवाब ये है कि स्टारलिंक भले ही इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट लेकर आ रहा हो, लेकिन जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए ये कोई खतरा नहीं माना जा रहा। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट कहती है कि स्टारलिंक असल में टेलीकॉम कंपनियों का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं होगा, बल्कि वो एक सपोर्टिव रोल निभाएगा, खासकर वहाँ जहाँ जियो और एयरटेल की पहुँच अभी तक नहीं है। यानी कि स्टारलिंक उन इलाकों में काम आएगा जहाँ टावर लगाना मुश्किल का काम है। दिलचस्प बात तो ये है कि जियो और एयरटेल दोनों ही स्टारलिंक से जुड़ने की तैयारी में हैं, जिसमें ये कंपनियां स्टारलिंक के डिवाइसेस को अपने रिटेल स्टोर्स पर बेच सकेगी और गांवों में स्कूलों, अस्पतालों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद करेगी। लेकिन इस पार्टनरशिप को अभी तक सरकार से फाइनल मंजूरी नहीं मिल पाई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि फ्यूचर में आगे चलकर स्टारलिंक और ये कंपनियां साथ में डायरेक्ट टू फोन सैटेलाइट इंटरनेट जैसी सर्विस भी दे सकेंगी, जैसा अमेरिका में शुरू हो चुका है। लेकिन इंडिया में टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। स्मार्टफोन पर सैटेलाइट इंटरनेट लाना टेक्निकली काफ़ी चैलेंजिंग है और स्टारलिंक को इसके लिए भारत के टेलीकॉम स्पेक्ट्रम पर भी डिपेंड करना होगा। जहां तक कमाई की बात है तो स्टारलिंक की डिवाइस बेचकर जियो और एयरटेल को कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल सकेगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर उनके टोटल बिजनेस पर नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी एयरटेल पहले से OneWeb के साथ काम कर रहा है और जियो ने SES के साथ पार्टनरशिप कर ली है। दोनों के अपने अपने सैटेलाइट प्लान्स हैं जो जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। स्टारलिंक को ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियोस में रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है, लेकिन ब्लाइंडली इसे फ्यूचर का अल्टीमेट सॉल्यूशन मान लेना कितना सही है? हमें इसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ इन रियलिस्टिक लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि ये पूरी तरह से हमारे लिए ठीक है भी या नहीं। ऐसा कहने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हाई स्पीड और कनेक्टिविटी के चलते जिस खुशी में हमने स्टारलिंक का वेलकम कर लिया है, वहाँ एक सवाल ये आता है कि ये कितना सेफ है। ये सवाल इसलिए क्योंकि स्टारलिंक दरअसल स्पेसएक्स की एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। यानी ये इंटरनेट देने के लिए आसमान में घूम रहे हजारों सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। ये जमीन पर लगे मोबाइल टावर्स या फाइबर केबल की तरह काम नहीं करती। अब जब आप स्टारलिंक से इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में हमारा सारा डेटा, जैसे कि वेबसाइट्स, लोकेशंस, कॉल्स और चैट्स, ये सब सैटेलाइट के जरिए प्रोसेस होगा और फिर स्टारलिंक के डेटा सेंटर्स में पहुंच जाएगा। ऐसे में स्टारलिंक जिसका पूरा सिस्टम अमेरिकी है, वहाँ ये भी तो हो सकता है कि डेटा प्रोसेसिंग या स्टोरेज भारत के बाहर, अमेरिका या किसी तीसरे देश में हो। इससे यूजर्स की इंफॉर्मेशन भारत के बाहर जाने की पॉसिबिलिटी है और ये डेटा किसी एजेंसी, सरकार या कंपनी के पास पहुंचाया जा सकता है, चाहे जानबूझकर या फिर साइबर अटैक के जरिए। हालांकि ये जो डर आपको और मुझे है, उस पर सरकार ने ये मेक श्योर करने की कोशिश की है कि इंडिया के लोगों की जानकारी इंडिया के अंदर ही रहे। इस पर पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है, मतलब आपके पर्सनल डिटेल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री और स्ट्रीमिंग डेटा सब कुछ भारत के सर्वर में ही स्टोर और प्रोसेस किए जाएंगे और किसी और देश में जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी। इतना ही नहीं, अगर आप भारत के समुद्री इलाके में स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके डेटा किसी बाहर के गेटवे से होकर जाता है, तो भारत सरकार के पास उस डेटा पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई भी इंटरनेट ट्रैफिक जो भारत के आसपास या पानी से होकर जाता है, उसे भारत के लोकल गेटवे से होकर गुजरना होगा।
साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये साफ किया है कि स्टारलिंक में उन देशों के इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए जिनकी भारत से जमीनी सीमा लगती है, जैसे कि चीन और पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले डेटा एक्सेस या कंपनी के फैसलों पर असर पड़ सकता है, जैसे 5G के दौरान हुआ था जब हुआई को ब्लॉक कर दिया गया था। अच्छी बात यह है कि स्टारलिंक ने इन सभी शर्तों को मान लिया है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम कैपेसिटी कम होने की वजह से स्टारलिंक के अभी 20 लाख कनेक्शन ही मिल पाएंगे, जिसे अगर भारत की 140 करोड़ आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये संख्या बहुत कम लगती है। पर गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में इस कंपनी के सिर्फ 50 लाख कस्टमर्स ही हैं। वही हमारे यहाँ टेलीकॉम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेवीली रेगुलेटेड है। स्टारलिंक को अभी भी कुछ क्लियरेंस चाहिए होगा, जैसे कि स्पेक्ट्रम एलोकेशंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस और सैटेलाइट गेटवे की परमिशन। जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता है तब तक स्टारलिंक फुल रोल आउट नहीं हो सकेगा, तो एकदम से इसका फायदा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर फायदा मिलने भी लगा तो सैटेलाइट इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली डिस्टर्ब हो सकती है, और वो है मौसम की वजह से। और हमारे यहाँ इंडिया में तो हैवी मॉनसून, स्टॉर्म्स या स्नो वाली जगहों में स्टारलिंक की रिलायबिलिटी कभी कभी क्वेश्चनेबल हो सकती है। वहीं फ्यूचर में इसकी डिमांड अगर बढ़ती है तो उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा और स्पेस जंग को भी खतरा होगा, क्योंकि स्पेस में स्टारलिंक के कई हजार सैटेलाइट्स हैं और इससे स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन में परेशानी होगी। साथ ही इतने सारे सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजने का मतलब है स्पेस डेब्रिस बढ़ाने का डर, क्योंकि एक सैटेलाइट के क्रैश होने से बहुत सारा जंक क्रिएट हो सकता है जो बाकी सैटेलाइट और इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस को भी डैमेज कर सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।